ओके जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि पेशेंट केयर के लिए जो फार्मासिस्ट है, यानी कि फार्मासिस्ट जब पेशेंट केयर में इन्वॉल्व होगा तो ऑब्वियसली क्लिनिकल फार्मासिस्ट की हम बात करें। ऐसे फार्मासिस्ट को पेशेंट केयर के लिए इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। ये नॉलेज ऑफ डिजीज है, नॉलेज ऑफ ड्रग थेरेपी है, नॉलेज ऑफ नॉन ड्रग थेरेपी है, नॉलेज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग उसमें शामिल है। ड्रग इंफॉर्मेशन, तमाम जो ड्रग इंफॉर्मेशन है, उसके डोजेज फॉर्म, उसके स्ट्रेंथ, उसके साइड इफ़ेक्ट्स और उसके जो साइंटिफिक डेटा है ड्रग का, उसकी प्राइस वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फार्मासिस्ट को। थेराप्यूटिक प्लानिंग स्किल्स जो हमने सैम्पल केस प्रेजेंटेशन में देखा, ये प्लान करने की स्किल्स होनी चाहिए। ऑब्वियसली असेसमेंट अच्छी होगी तो प्लानिंग भी अच्छी हो सकेगी। पेशेंट को मॉनिटर करने की स्किल्स, जो प्लान बना के इम्प्लीमेंट किया गया है उसके बेनिफिट्स किस तरह से आ रहे हैं, कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, कहीं कोई ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं आ रहा, ये मॉनिटर करने की स्किल्स। कम्युनिकेट करने की स्किल्स, कम्युनिकेशन पेशेंट्स के साथ भी, कम्युनिकेशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल टीम के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके साथ भी कम्युनिकेट करने की स्किल्स। और इसके साथ साथ फिजिकल असेसमेंट स्किल्स, फिजिकल असेसमेंट स्किल्स। तो इन स्किल्स और इन नॉलेज की जब इंटीग्रेशन होती है तो फार्मासिस्ट अच्छे से पेशेंट केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास एक और नया कंसेप्ट है विच इज मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट रिप्लेस करता है फार्मास्यूटिकल केयर प्रोसेस को। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन के स्लाइड्स में देखा था, ये समवेयर इन 70s फार्मास्यूटिकल केयर का जो कंसेप्ट है वो जनरेट हुआ था। जो रिसेंट कंसेप्ट है, या यूँ समझ लीजिए कि फार्मास्यूटिकल केयर का जो कंसेप्ट है उसकी अपडेटेड फॉर्म है मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट डिफाइन की जाती है अ रेंज ऑफ सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय अ फार्मासिस्ट टू इंडिविजुअल पेशेंट। सिंगल पेशेंट के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है फार्मासिस्ट, वो सर्विसेज ऑप्टिमाइज करती हैं थेराप्यूटिक आउटकम्स को एंड डिटेक्ट एंड प्रिवेंट कॉस्टली मेडिकेशंस प्रॉब्लम्स। ऑप्टिमाइज करेगी थेरापी के आउटकम्स को, और उसके साथ साथ मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है फार्मासिस्ट, उन सर्विसेज का नाम है मेडिकेशन थेरापी मैनेजमेंट। तो ये ऑलमोस्ट वही चीज़ है, फार्मास्यूटिकल केयर है, इसमें कोई नई चीज़ हमारे सामने नहीं आई कि एक तरह से उसको अपग्रेड करके और एक नया नाम दे दिया गया उसको। ठीक है, और एक तरह से उसको रीस्ट्रक्चर भी कर दिया गया। उसका स्ट्रक्चर क्या है वो हम देख लेते हैं। मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट में रिव्यू करना होता है जितनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं बाय ऑल प्रिस्क्राइबर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ओटीसी एंड हर्बल प्रोडक्ट्स, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। In-depth medication related education, consultation and advice प्रोवाइड करता है फार्मासिस्ट पेशेंट्स को, पेशेंट्स की फैमिली को, या पेशेंट का कोई और केयर गिवर है तो उसको भी, ताकि जो प्रॉपर यूज़ है मेडिकेशंस का उसको अश्योर किया जा सके। इसके साथ साथ फार्मासिस्ट अपनी सर्विसेज के दौरान जो मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट में आती हैं उसमें कोलैबोरेट करता है पेशेंट के साथ, फिजिशियन के साथ और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ। ठीक है जी, तो ये वही चीज़ें हैं, बस ये कि ज़रा नया नाम आ गया है और कंसेप्ट जो है उसको अपडेट कर दिया गया है और चीज़ें रीस्ट्रक्चर कर दी गई हैं। मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट के जो कोर एलिमेंट्स हैं उसमें मेडिकेशन थेरेपी रिव्यू करना, ये उसी तरह की चीज़ है
जो हमने फार्मास्यूटिकल केयर प्रोसेस में समझी, वही सारी चीज़ यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है मेडिकेशन थेरापी रिव्यू में। मेडिकेशन थेरापी रिव्यू में सारा फार्मास्यूटिकल केयर प्रोसेस है। पर्सनल मेडिकेशन रिकॉर्ड, क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो भी इंटरवेंशन करेगा, जो प्लान करेगा, चीज़ों को प्लान करके जो इम्प्लीमेंट करवाएगा, ये प्लान और इम्प्लीमेंटेशन फार्मासिस्ट खुद पेशेंट के पर्सनल मेडिकेशन रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगा। कोई नर्सिंग स्टाफ में से कोई ऐसा नहीं कर रहा होगा, कोई अलग से हायर किया हुआ सेक्रेटरी ऐसा नहीं कर रहा होगा, या कोई टेक्नीशियन ऐसा नहीं कर रहा होगा, बल्कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट का अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो असेसमेंट प्लान रिकमेंडेशन उसने की है वो पेशेंट के रिकॉर्ड का हिस्सा वो खुद बनाएगा। ठीक है जी। मेडिकेशन रिलेटेड एक्शन प्लान हमारा रेफर करता है, जो प्लान का सेगमेंट है हमारा फार्मास्यूटिकल केयर प्रोसेस का, उसका नाम मेडिकेशन रिलेटेड एक्शन प्लान हो गया है MTM में। ठीक है, ये इंटरवेंशन एंड और रेफरल, जो इंटरवेंशन की गई है, जो जो नई चीज़ें उसमें इंक्लूड की गई, वो इंटरवेंशन कहलाएगी। अगर किसी और डॉक्टर की तरफ, किसी और क्लिनिक की तरफ उस चीज़ को रेफर किया गया तो रेफरल कहलाएगा। फिर ये सारी चीज़ें जो की गई हैं उनकी उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी और फॉलो अप किया जाएगा। राइट, तो ये तकरीबन उसी तरह की चीज़ है फार्मास्यूटिकल केयर प्रोसेस है। सिर्फ जो नया कंसेप्ट आया है उस नए कंसेप्ट में इस तरह से चीज़ें रीस्ट्रक्चर हो गई हैं, नई टर्मिनोलॉजी साथ। तो हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज के कुछ एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पर एनलिस्ट की हुई है। उसमें से फार्मास्यूटिकल केयर और मेडिकेशन थेरापी मैनेजमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज़ है हमारे पास थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, जिसको हम कहते हैं TDM, और एक है हमारा या उसी का अल्टरनेट नेम है क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक सर्विसेज। फार्माकोकाइनेटिक्स आपने यकीनन जो है वो अभी तक पढ़ी होंगी फार्माकोलॉजी में। मज़ीद आप इसको फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक को स्टडी करेंगे बायोफार्मास्यूटिक्स में। अब ये जो TDM है, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ये असल में रिलेट करती है थेराप्यूटिक विंडो से। थेराप्यूटिक विंडो से जैसे कि आपने जो सिंपल केस प्रेजेंटेशन है उसमें एक चीज़ आपने देखी होगी कि पेशेंट का जहाँ पे ग्लूकोज लेवल, INR लेवल, हाइपरटेंशन वगैरह लिखी हुई है, वहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है डिजोक्सिन लेवल, जो कि मुझे याद पड़ता है कि 1 नैनोग्राम पर ml उसकी कंसंट्रेशन। राइट, तो ये थेराप्यूटिक विंडो क्या है, तो ये बताएगा जी। आप बताइए जब तक मैं अटेंडेंस ले लूँ। ओके, तो प्रीवियस सेशन में तो हमारे पास 67 पार्टिसिपेंट्स थे, फिर भी अभी उससे भी कम होगा। जी बताइए। TDM थेराप्यूटिक विंडो। सर ये जो है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और आई थिंक मैक्सिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन के बिटवीन रेशो होता है, जो थेरेप्यूटिक रिस्पांस दे रही होती है मेडिसिन उसका। ओके ओके जी भाविशा, आप बताइए। सर ड्रग की इफेक्टिवनेस और उसकी सेफ्टी के बिटवीन लाई करी होती है थेरेप्यूटिक विंडो। ओके ओके, ठीक है। और कोई? ठीक है, मैं अटेंडेंस कंप्लीट करके फिर इस पे आता हूँ। जी कब हो रही है आपने एनएस की बात बोली? सर थेराप्यूटिक विंडो मिनिमम
में जो वैल्यूज होती हैं उनको बोलते हैं। ठीक है जी, ऑलराइट। ठीक है जी, तो ये आपने बात बिल्कुल सही कही है कि जो मिनिमम अफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम अफेक्टिव कंसंट्रेशन के दरमियान जो रेंज मौजूद होती है उसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक विंडो। बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी हैं, क्रिटिकल मेडिकेशंस, यानी कि जो कि क्रिटिकल कंडीशंस में जारी होती हैं, लेकिन उनका जो थेराप्यूटिक विंडो है वो बहुत छोटा होता है। जी जी, वाफे आप कुछ कहना चाहेंगे? सर ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन के बीच का रेशो नहीं होता? जी वही बीच का ही होता है, लेकिन ये रेशो नहीं होता, एग्जैक्टली इसको रेशो नहीं कहा जा सकता। ये उसके बीच का एरिया होता है, उसकी जो रेंज बनती है उसको कहते हैं थेराप्यूटिक विंडो। यानी कि अफेक्टिवनेस अगर आना शुरू होती है 10 माइक्रोग्राम पर ml पे, और ड्रग जाके टॉक्सिसिटी देना शुरू कर देती है 100 मिलीग्राम पर 100 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर पे, तो इसका मतलब ये है कि 100 माइनस 10 अप्रोक्सीमेटली 90 माइक्रोग्राम पर ml की थेराप्यूटिक विंडो है। इसके बीच बीच में ड्रग रहेगी तो वो अफेक्टिवनेस भी देगी और टॉक्सिसिटी की तरफ नहीं जाएगी। जी ठीक। जी अहमद जमाल आपने कहना कुछ बोले? सर ये डोज की रेंज होती है जो थेराप्यूटिक रिस्पांस प्रोड्यूस करे विदाउट एनी प्रोड्यूसिंग एडवर्स इफेक्ट। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, सही कहा, सही। तो अब अगर हम इसको यूँ समझ लिए हैं, बल्कि आपने बिल्कुल सही सब लोगों ने बताया है कि मिनिमम अफेक्टिव और मैक्सिमम अफेक्टिव या मिनिमम अफेक्टिव एंड मिनिमम टॉक्सिक के दरमियान का जो एरिया है वो या जो रेंज है उसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक विंडो। अब बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जैसे कि डिजोक्सिन है, जैसे कि वेंकोमाइसिन है, इनकी थेराप्यूटिक विंडो बहुत शॉर्ट होती है, बहुत छोटी होती है, ठीक है ना। अगर हम यूँ कहें कि ये डिजोक्सिन की 0.4 नैनोग्राम, ठीक है जी, 0.4 नैनोग्राम पर ml अगर इसकी एमईसी है, ठीक है, एमईसी तो 0. या 1.0 नैनोग्राम इसकी वो है मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। ये बहुत ही शॉर्ट विंडो है, बहुत ही छोटी विंडो है, 0.4 नैनोग्राम और 1.0 नैनोग्राम। इसके दरमियान कंसंट्रेशन को मैनेज रखने के लिए ज़रूरी है कि पेशेंट की जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है डिजोक्सिन की, उसके ऊपर नज़र रखी जाए, उसको मॉनिटर किया जाए। वो मॉनिटर कैसे किया जाता है कि पहले जब डिजोक्सिन इनिशिएट कराई जाएगी तो उसका एक लोडिंग डोज होगा, ताकि लोडिंग डोज से ड्रग अपने इस रेंज में आ जाए। तो लोडिंग डोज के बाद उसका मेंटेनेंस डोज होगा, फिर इस ड्रग की जो हाफ लाइफ है, जिन हाफ लाइफ में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक सस्टेन्ड कंसंट्रेशन हासिल कर देगी, सस्टेन्ड एक कंटिन्यूस उसकी जो पीक है वो आ जाएगी, उस टाइम पे जाके वहाँ से हम पेशेंट का एक सैंपल लेके और उसमें डिटरमाइन करेंगे कि उसमें डिजोक्सिन की कंसंट्रेशन कितनी है। उसके अकॉर्डिंगली और पेशेंट की जो करंट प्रोफाइल होगी, उसकी जो सिम्टम्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग फार्मासिस्ट ये डिसीजन लेगा कि इस पेशेंट का डोज कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, या इसी डोज पे पेशेंट स्टेबल चलते रहना चाहिए।
उसको कहते हैं थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ये तकरीबन कोई बहुत ज़्यादा ड्रग्स नहीं है, हार्डली 10 से 12 ड्रग्स हैं जिनकी के रूटीन में थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जाती है। उसमें से एक एग्जांपल हमारे पास टिचरसिन की है, एक एग्जांपल हमारे पास फिनाइटोइन की है, फिनाइटोइन जो कि एपिलेप्सी में जाती है। ठीक है जी। देन पेरेंटल न्यूट्रिशन सर्विस, पेरेंटल न्यूट्रिशन सर्विस पेशेंट टू पेशेंट न्यूट्रिशन की नीड वेरी कर रही होती है। जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स होते हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए न्यूट्रिशन की नीड को डिटरमाइन करके और उस नीड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन बना के देना, इस पेशेंट को कितनी पेरेंटल न्यूट्रिशन देनी चाहिए, कितने डोज में देनी चाहिए, ये फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट करता है। ठीक है जी। डिस्चार्ज प्लानिंग, जब पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा होगा तो उसको डिस्चार्ज होते हुए कौन कौन सी मेडिकेशंस देनी चाहिए, कितने दिनों के लिए देनी चाहिए, कितने डोज पे देनी चाहिए, इस प्लानिंग में क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन्वॉल्व होता है। इसके साथ साथ जो क्लिनिकल डिस्कशंस हैं डिजीज़ के हवाले से और पर्टिकुलरली थेरापी के हवाले से, उसमें तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ डिस्कस करता है केसेस को लेकर, ताकि जो क्लिनिकल नॉलेज है वो प्रोपोगेट हो सके, उस पर आर्गूमेंट्स आ सकें, लोग एक दूसरे से नॉलेज शेयर करके उसको इंक्रीज कर सकें किसी गिवन केसेस के लिए। राइट। स्पेशलिटी सर्विसेज की बात हम बोर्ड सर्टिफाइड फार्मेसी की जब हमने एग्जांपल देखी थी स्लाइड, उसमें हम देख चुके हैं कि फार्मासिस्ट जो है वो बहुत सारी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि ऑन्कोलॉजी, जैसे कि जेरियाट्रिक, जैसे कि पेडियाट्रिक, जैसे कि इंटेंसिव केयर यूनिट, जैसे कि सर्जिकल यूनिट। हर किस्म की स्पेशलाइजेशन फार्मासिस्ट स्पेशलाइजेशन हासिल करके और उसमें स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज के बेनिफिट एम्बुलेटरी केयर में भी जा सकते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट हेल्थ प्रमोशन के लिए भी अपने आप को यूटिलाइज करवा सकता है और इम्यूनाइजेशन की जो सर्विसेज हैं उसमें भी इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है जी, फाइनल स्लाइड्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इसमें कोई इतना कोई मुश्किल कंसेप्ट या मुश्किल इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लिनिकल फार्मेसी को दूसरे फार्मासिस्ट के साथ कंपेरिजन जो है वो मुख्तसर सा बनाया हुआ है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन्वॉल्व है मेडिसिन से रिलेटेड जो डिसीजन है उस डिसीजन में। क्लिनिकल फार्मासिस्ट वार्ड में जब फिजिशियन राउंड कर रहा होगा, अपने पेशेंट को देख रहा होगा और उस वक्त पेशेंट की असेसमेंट करने के बाद मेडिसिन से रिलेटेड जो डिसीजन लेगा, उस डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट करेगा क्लिनिकल फार्मासिस्ट ऑन स्पॉट, उसी राउंड के दौरान। ठीक है जी, ये डिफरेंस है बाकी फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी पेशेंट के साथ कांटेक्ट में होता है, इन पेशेंट के साथ भी, आउट पेशेंट के साथ भी, लेकिन वो वार्ड में राउंड्स नहीं करता। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मेडिसिन की सप्लाई को इंश्योर करता है, उसकी कंपाउंडिंग को इंश्योर करता है, उसकी स्टोरेज को इंश्योर करता है, वार्ड्स में मेडिसिन की सप्लाई को इंश्योर करता है, लेकिन मेडिसिन से रिलेटेड जो डिसीजन है उस डिसीजन में रोल प्ले नहीं करता, वार्ड्स में राउंड नहीं करता। क्लिनिकल फार्मासिस्ट डेडिकेटेड होता है एक वार्ड के लिए, वो पूरा वार्ड का एक तरह से फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वार्ड का इंचार्ज होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ठीक है जी, इसमें और की बात इस स्लाइड में आपको जानना चाहेंगे? मेरे ख्याल से इतनी एक्सप्लेनेशन की काफ़ी है। और आप लोगों को ये स्लाइड्स मैंने दी भी हैं एडवांस में, राइट? यस सर। यस सर। तो इसको मैंने थोड़ा सा इन स्लाइड्स को एडिट किया था कल रात को, शायद 2 से 3 स्लाइड का कोई डिफरेंस होगा, उसको आप अकॉर्डिंगली देख के फिर अपनी चीज़ें मैनेज कर दीजिए। चलिए अब आइए जी फार्मेसी का दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ ब्रीफ सा कंपैरिजन। तो क्लिनिकल फार्मेसी में यहाँ पर भी वही बात है जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताई है कि फार्मासिस्ट ड्रग की जो सिलेक्शन है, उसकी जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है वार्ड्स में, उसमें पार्टिसिपेट करता है, उसमें इन्वॉल्व होता है, उसको सुपरवाइज करता है और मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, उसको रिजॉल्व करता है और उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है,
जबकि दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में जो हमारा प्रिस्क्राइबर है या जो फिजिशियन है या जो डॉक्टर है वो डिजीज़ को डायग्नोस करता है, डायग्नोसिस में रोल प्ले करता है और डायग्नोसिस के अगेंस्ट जो है कि वो ट्रीटमेंट प्लान जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। इसके साथ साथ प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, जैसे एनेस्थीसिया है, सर्जरी है, दूसरे ऑपरेशन हैं। इन प्रोसीजर्स को में असिस्टेंस जो है वो नर्सिंग स्टाफ प्रोवाइड करता है और दूसरे जो टेक्नीशियंस हैं, हेल्थ केयर टेक्नीशियंस, वो डॉक्टर को असिस्ट करते हैं प्रोसीजर्स में। नर्सिंग स्टाफ जो है वो पेशेंट की इंडिविजुअल पेशेंट की जो केयर है वार्ड्स में उसको मैनेज करते हैं। फिजियोथेरापिस्ट फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो डील कर रहे होते हैं। बायोकेमिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट वगैरह ये सारे के सारे डिफरेंट प्रोसीजर्स इस तरह के परफॉर्म करते हैं डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इमेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और लेबोरेटरी टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हेल्प आउट कर सकते हैं डॉक्टर को डिजीज़ के डायग्नोसिस में, डिजीज़ की प्रोग्रेशन में या एक ट्रीटमेंट देने के बाद डिजीज़ की प्रोग्रेशन या उसके स्टेजेस में किस तरह की चेंजेस आई हैं उनको मॉनिटर करने के लिए। पैरामेडिक्स स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जो कि पेशेंट के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसको ज़रूरी ट्रीटमेंट दे सकें, राइट जी। और क्लिनिकल फार्मासिस्ट वंस अगेन एक्सपर्ट है ड्रग्स में, और मज़ीद उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको दोनों स्लाइड में बता दूँ। अगर हम समराइज करें हमारे इस टॉपिक को जो कि इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्मेसी का है, तो हम ये समराइज कर सकते हैं कि क्लिनिकल फार्मेसी एक पेशेंट सेंट्रिक प्रोफेशन, यानी कि इसकी सर्विसेज का जो फोकस है वो एक सिंगल पेशेंट के ऊपर रहता है। इंडिविजुअल पेशेंट की जो मेडिसिन रिलेटेड जो केयर है उसके ऊपर क्लिनिकल फार्मेसी अपना फोकस रखती है। पेशेंट सेंट्रिक प्रोफेशन क्या चीज़ इसमें आती है? फार्मास्यूटिकल केयर प्रोसेस और एमटीएम शामिल है, ठीक है जी। इसका मकसद ये है कि मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, उनका हल ढूंढना है, उनको दोबारा होने से रोकना है और उनको मॉनिटर करना है। सारी प्रोफेशन का, सारी प्रैक्टिस, सारी सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेडिसिन का जो यूज़ है वो ऑप्टिमाइज हो सके, बेहतरीन आउटकम्स जो है वो मेडिसिन से आ सकें। जो वार्ड्स में, जो क्लिनिक्स में मेडिसिन दी जा रही हैं उसका बेनिफिट ऑप्टिमाइज हो सके। ये काम वंस अगेन फार्मासिस्ट कैसे करता है? फार्मास्यूटिकल केयर प्रोसेस के थ्रू करता है, या जिसको कि अल्टरनेटिवली अब हम कह सकते हैं मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। उसकी एक एग्जांपल आपने सैंपल केस प्रेजेंटेशन में देखी। जी जनाब, तो यहाँ तक फर्दर रीडिंग आप कर सकते हैं क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक्स के 6th एडिशन का जो फर्स्ट चैप्टर है वो इसी तरह की जो ओरिएंटेशन है क्लिनिकल फार्मेसी के प्रोफेशन की उसको डिस्कस कर रहा है। उसको आप अगर एक मरतबा रीड भी कर लेंगे तो आपका थोड़ा सा विजन उसके बारे में थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा मज़ीद, ठीक है जी। इसका जो 5th एडिशन है वो मुझे याद पड़ता है कि रोजर वाकर्स के नाम से है, या रोजर्स क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक्स के नाम से आता है 5th एडिशन। वो सेम चीज़ है, चाहे आपको 5th एडिशन मिले या 6th एडिशन मिले, दोनों के फर्स्ट चैप्टर को आप रीड कर सकते हैं, राइट जी। फार्मास्यूटिकल किया केस एग्जाम्पल जो HVLMS पे अपडेट किया गया है, उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो फार्मास्यूटिकल किया का जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए है। अदरवाइज उसमें जो मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या दूसरी जो चीज़ें हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। जी टाइम टाइम ओके, अभी ब्रेक का ही टाइम है ना, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपके क्वेश्चंस हैं और थोड़ा टाइम हो भी गया तो किसी नेक्स्ट सेशन में मैं सिर्फ एक सेशन करके आपको रिलीफ दे दूँगा, उससे घबराइए मत। किसी का सवाल है तो वो पूछ सकते हैं।
जी भाई बताइए, कोई किसी का क्वेश्चन है? नेक्स्ट सेशंस में हमने जनरल गाइडलाइन स्टार्ट करनी है। जनरल गाइडलाइंस में हमने फार्मेसी के स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की जो गाइडलाइंस है वो देखनी है, क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस। तो अभी तक आप ये बताइए कि आपको ठीक लग रही है बात, कुछ समझ में आ रही है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं या बस ऐसे ही चल रहा है काम? यस सर। नो सर, सब समझ में आ रहा है। यस सर, सब समझ आ रहा है। ओके ओके। तो हमारे इस सेशन को, सेकंड सेशन को कितना टाइम हुआ होगा? सर 21 मिनट्स हुए होंगे। 21 हुए हैं। ओके, तो इट मीन्स के इस सेशन की अटेंडेंस पे हम काउंट कर लेते हैं। ऑलराइट जी, तो एलएमएस से रिलेटेड, मटेरियल प्रोविजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कहीं कोई फाइल का, कहीं कोई? नो सर। नो सर। ठीक है जी, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। मेरे पास वूमन दिन में मंडे टू थर्सडे जो 5-6 सेशन में कंडक्ट कर रहा होता हूँ, उसमें कभी चीज़ें आपस में मैशअप भी हो सकती हैं, मिक्स भी हो सकती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि कहीं आपको किसी और सेशन का लेक्चर अपलोड हो जाए, लिंक हो जाए, तो उसको मुझे इंडिकेट कर दीजिएगा फाइल्स वगैरह से रिलेटेड। ठीक है ना? कभी कभी मॉर्निंग इवनिंग की कन्फ्यूजन हो जाती है, कभी फोर्थ ईयर फाइनल ईयर की चीज़ें भी आपस में मिक्सअप हो करती हैं, तो इसका ध्यान आप भी रखिएगा साथ में। जी सर। ओके सर। ठीक है जी, तो यहाँ का सेशन हम करते हैं क्लोज, और नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह गाइडलाइंस स्टार्ट करेंगे। बल्कि आई होप कि नेक्स्ट सेशन में हम 2 टॉपिक्स कवर कर देंगे, क्योंकि जनरल गाइडलाइंस अमूमन छोटा सा टॉपिक है। ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ओके, हाफिज अल्लाह सर, हाफिज़। थैंक यू।